ये स्टूडेंट्स, कल हम चर्चा कर रहे थे पावर्स एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। यानी संसद की शक्तियां और कार्य। उसमें हमने सबसे पहले जो पावर्स पढ़ी थी वो हमने जुडिशियल पावर पढ़ी थी। जुडिशियल पावर पढ़ी थी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जो है वो संसद का मुख्य काम क्या है, देश के लिए कानून का निर्माण करना। ठीक है, तो वो कौन कौन से विषयों पर कानून का निर्माण करेगी। एक तो यूनियन लिस्ट जो होगी, यानी संघ सूची जो होगी, उस पर कानून का निर्माण करेगी। और एक कॉन्करेंट जो लिस्ट होगी, कौन सी लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, इन विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो जो मुख्य काम क्या होगा जिसके लिए इसका गठन किया गया है वो है ये कानून का निर्माण करती है। कानून बनने की जो पहली प्रक्रिया हमने कहता है बिल, तो बिल लॉ बनाने का काम, यानी संसद, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के और किसी भी बिल को जो है कानून का रूप दे सकती है, विधेयक को कानून का रूप दे सकती है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज फॉर्मेशन ऑफ लॉ फॉर द नेशन। संसद का मुख्य कार्य है देश के लिए कानून का निर्माण करना। द पार्लियामेंट हैज द पावर टू फॉर्म लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन ऑन द यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कौन कौन सी लिस्ट पर वो कानून का निर्माण करती है, संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची पर वो कानून का निर्माण करती है। लेकिन कभी कभी जो है, तो हमने बात की थी कि कुछ ऐसे संविधान में जो प्रावधान है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की थी कि लेजिस्लेचर कैन मेक बी लॉ ऑफ द सब्जेक्ट मेंशन बाय द कॉन्करेंट लिस्ट, बट इन द केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, कॉन्करेंट लिस्ट पर हमने कानून बनाने का अधिकार हमने बात की थी कि दोनों को ही है। किस पर को, कॉन्करेंट लिस्ट पर कानून लॉ बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को भी है और राज्यों में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को भी है, राज्यों में जो है विधानसभा को भी है, क्योंकि ये इस लिस्ट में कॉमन लिस्ट है, ये दोनों बना सकते हैं कानून। लेकिन जब अगर किसी मामले को लेकर के पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली में लॉ को लेकर के अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट है, विवाद है, तो किसका कानून लागू मान्य होगा, जो पार्लियामेंट ने बनाया है। लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कानून है वो लागू नहीं होगा, वो मान्य नहीं होगा, वही मान्य होगा जो किसने बनाया है, पार्लियामेंट ने बनाया। फिर हमने बात की थी, सेकंड पॉइंट पढ़ा था, पावर्स ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट। मेकिंग अमेंडमेंट, मेकिंग अमेंडमेंट यानी संविधान में संशोधन करने का जो है, मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी पार्लियामेंट को है। तो देश में सबसे बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, और उस संविधान में संशोधन की शक्ति किसको प्राप्त है, पार्लियामेंट को। ठीक है, पार्लियामेंट देखिए कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनमें अगर चेंज करना है, अमेंडमेंट करना है, तो मामूली मेजोरिटी की जरूरत होती है, दोनों बोथ हाउस की, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों मेजोरिटी, जनरल मेजोरिटी से कह दें, यानी बहुमत से कह दें, दोनों में पास हो जाए तो अमेंडमेंट हो सकता है। कुछ स्थिति में 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें 2/3 दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर 2/3 मेजोरिटी से पास करे तो लॉ में अमेंडमेंट हो सकता है, तो संविधान में संशोधन हो सकता है। और एक तीसरी कंडीशन और है जिसमें 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ, बोथ हाउस की 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ लगभग हाफ स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली का है, तो संविधान में संशोधन हो सकता है। ठीक है, तो संविधान में संशोधन 3 तरीके से हो सकता है। कितने टाइप से हो सकता है, 3 तरीके से। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि some amendment or resolution regarding amendments in the constitution can be presented only in the parliament। तो संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो संसद को प्राप्त है, और अमेंडमेंट का जो लॉ है, बिल है,
वो दोनों में लाया जा सकता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में, और सेपरेटली वो पास होना जरूरी है। ठीक है। बट बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों मिलकर के चाहे तो संविधान में संशोधन होगा। एक हाउस कह दे होना चाहिए, दूसरा मना कर दे तो भी अमेंडमेंट नहीं हो सकता। यानी लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने मना कर दिया तो भी अमेंडमेंट नहीं हो सकता, और राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने मना कर दिया तो भी अमेंडमेंट नहीं हो सकता, संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। हाँ, दोनों मिलके अगर करें, दोनों यस हो जाए तो संविधान में संशोधन हो सकता है। ठीक है। अब इसमें भी 3 कैटेगरी डिवाइड की गई है। कैसी? कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट एदर थ्रू सिंपल मेजोरिटी। कुछ प्रावधान तो ऐसे हैं जिनमें केवल सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है, यानी आधे से अधिक कह दें दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के 51% लोग कह दें लोकसभा के और 51% राज्यसभा के कह दें आधे से अधिक, तो अमेंडमेंट हो सकता है, संशोधन हो सकता है। ठीक है। और थ्रू रेस्पेक्टिव 2/3 मेजोरिटी। सम प्रोविजन, कुछ प्रोविजन ऐसे भी हैं जिसमें 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है, दोनों सदनों के 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। और सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कुछ प्रोविजन ऐसे भी हैं जिनमें संशोधन अगर करना है, आर सच इन विच अमेंडमेंट कैन बी मेड बाय आफ्टर टेकिंग परमिशन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। हाफ ऑफ द स्टेट मतलब आधे राज्यों के, 28 राज्यों में से 14 राज्यों की अगर वहाँ की जो संविधान जो सलाह देना लेजिस्लेचर, तो संविधान में संशोधन हो सकता है। तो इस तरह 3 तरीके से देश संविधान में संशोधन हो सकता है। पर संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसको प्राप्त है? पार्लियामेंट। ठीक है भाई। तो ये 3 तरीके। अब बात करते हैं हम तीसरी जो पावर है वो है आपके फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर, देखिए हमने बात की थी कि लॉ 2 तरह के होते हैं। बिल जो होते हैं, जब किसी कानून का रूप देना है तो बिल 2 तरह के होते हैं। एक तो होगा आपका ऑर्डिनरी बिल होगा, जनरल बिल होगा, और एक होता है आपके फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल, ठीक है। तो फाइनेंशियल बिल का मतलब होगा कि धन संबंधी जो मामले हैं, अगर 1 रुपया भी खर्च करना है, रुपये से संबंधित मामले हैं, वो सब फाइनेंशियल बिल में आएंगे। ठीक है। और फाइनेंशियल बिल यानी संविधान, सरकार जो गवर्नमेंट जो होगी, स्टेट में जो गवर्नमेंट, सेंट्रल में जो गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बिना पार्लियामेंट की अनुमति के, परमिशन के 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। 1 रुपये पर खर्च करना है तो भी उसे संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है। सरकार क्या करती है? खर्चे करने के लिए बजट बनाती है, तो वो बजट जो है किस में पेश होगा? पार्लियामेंट में पेश होगा, लोकसभा में पेश होगा। बजट का मतलब ही यही है कि सरकार अपने पॉलिसी रखती है कि साहब हम इतनी जो है हमारी इनकम होगी और इतना हमारा एक्सपेंडिचर होगा, इतनी आय होगी हमारे 1 साल में और इतना हम खर्च करेंगे, इस सेक्टर में इतना खर्च करेंगे, एजुकेशन पे इतना करेंगे, रोड पे इतना करेंगे। ठीक है। और एम्पावरमेंट जो है आपके एम्प्लॉयमेंट देने के लिए इतना करेंगे, जॉब देने के लिए इतना करेंगे। ठीक है। तो वो अपना बिल, वो अपना क्या करती है? बजट पेश करती है। ठीक है। तो बजट पेश किया जाता है कहाँ पर? संसद में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसद की अनुमति के बिना सरकार, यानी मुख्यमंत्री, आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद 1 रुपये का खर्च नहीं कर सकती, यानी बजट उसे संसद में पास करवाना जरूरी। ठीक है। तो बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, द पार्लियामेंट हैज फुल कंट्रोल अपॉन नेशनल वेल्थ। संसद के पास पूरे भारत के जो धन का खर्चा जो है उसका पूरा कंट्रोल होता है, उस पर पूरा नियंत्रण होता है। Until the finance minister does not get the annual budget, finance minister doesn't get the annual budget। फाइनेंस बजट पेश करता कौन है भाई? संसद में बजट पेश कौन करता है? बजट करता है फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर करता है ना। और वो फाइनेंस मिनिस्टर बजट कहाँ पेश करेगा? पार्लियामेंट में करेगा।
इसका मतलब बजट का मतलब ये है कि हम इतना आय होगी इतना खर्चा करेंगे, और वो पास करवाना जरूरी है कहाँ पर? संसद में, लोकसभा में। ठीक है, तो डजंट गेट द एनुअल बजट अकाउंट द नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बजट का मतलब ही क्या होगा? बजट का मतलब ही होगा कि नेशनल इनकम यानी सरकार की आय कितनी है, और नेशनल एक्सपेंडिचर सरकार का खर्च कितना है। आय और व्यय का जो विवरण है उसको बजट कहते हैं, कि हमारी सरकार की इतनी आय होगी एक साल में और इतना खर्चा करेगी। बजट लगभग ही फरवरी मार्च में पेश करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट पेश करता है। कहाँ कर पेश करेगा? लोकसभा में पेश करेगा, यानी संसद में पेश करेगा। ठीक है, बजट का मतलब ही यह है कि एक एक रुपए का खर्चा का विवरण संसद के सामने उसे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पास द पार्लियामेंट लोकसभा टिल द टाइम नो वर्क ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर कैन बी डन, यानी संसद की अनुमति के एक रुपया भी खर्च सरकार नहीं कर सकती। बजट पेश करने का मतलब ही है कि संसद में पेश करने का मतलब है कि बस गवर्नमेंट की इतनी इनकम होगी इतना एक्सपेंडिचर होगा, आय इतनी होगी इतना खर्चा होगा। ये सब बजट लोकसभा में पेश करता है। कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। और वो पेश अगर वो पास नहीं हो, अगर बजट में अनुमति नहीं हो तो गवर्नमेंट को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसका मतलब संसद को विश्वास नहीं है सरकार पर। अगर बजट पास नहीं हो तो इसका मतलब हो गया कि गवर्नमेंट पर विश्वास नहीं है, और उस स्थिति में मंत्रिपरिषद और मुख्य प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसका मतलब एक एक रुपए का खर्चे का हिसाब संसद में सरकार को देना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देश की जो फाइनेंशियल कंट्रोल होता है वो किसके पास होता है? पार्लियामेंट के पास होता है, वित्तीय नियंत्रण होता है। ठीक है, चौथी पावर पढ़ रहे हैं अपन, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का मतलब प्रशासनिक शक्ति। ठीक है, संसद प्रशासन पर भी नियंत्रण रखती है। ठीक है, कैसे नियंत्रण रखेगी? कि गवर्नमेंट का मतलब हो गया आपके, यानी जो सरकार जो होती है, इसका मतलब जो एग्जीक्यूटिव होती है, गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा? एग्जीक्यूटिव है ना जो, तो एग्जीक्यूटिव जो है यानी प्राइम मिनिस्टर और जो मिनिस्टर हैं वो अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं? संसद के प्रति। इसका मतलब अगर जब तक लोकसभा में उसका विश्वास बना है, सरकार का, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का विश्वास है, तब तक ही वो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद अपना पद पर बनी रहती है। और विश्वास खत्म हो गया, इसका मतलब बहुमत नहीं रहा, तो उसको जो है 5 साल से पहले भी हटा सकती है। ठीक है, इसका मतलब पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव पर पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइड फॉर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। Therefore, as per the Constitution, the executive or cabinet, एग्जीक्यूटिव यानी पूरी जो सरकार है, यानी कार्यपालिका में कौन आ जाएगा? प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, प्लस सारे मिनिस्टर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इन पर कंट्रोल होता है किसका? संसद का। ठीक है, और कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर 3 प्रकार के होंगे। मिनिस्टर जो है कैबिनेट मिनिस्टर, जो यानी मंत्रिमंडल जो होगा वो अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, तो सो वी कैन से दैट एग्जीक्यूटिव और कैबिनेट इज रेस्पॉन्सिबल टुवार्ड्स द पार्लियामेंट। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं? संसद के प्रति। इसका मतलब संसद चाहे, यानी लोकसभा चाहे तो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर को 5 साल से पहले भी हटा सकती है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से किसी भी मंत्री को या प्रधानमंत्री को जो है 5 साल से पहले हटा सकती है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस ओनली टिल इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक वो जो है उनका विश्वास बना रहे, कॉन्फिडेंस बना रहे। कहाँ, किस पर? संसद में उनका कॉन्फिडेंस बना रहे, संसद में उनका विश्वास बना रहे। कॉन्फिडेंस खत्म, इसका मतलब सरकार खत्म, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा।
सो द पार्लियामेंट कैन कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसलिए पार्लियामेंट किस पर कंट्रोल करती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री जो मंत्री परिषद होती है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उस पर कंट्रोल करती है। ठीक है, कई तरीकों से उनको जो है उन पर कंट्रोल करती है, उनको संसद में जवाब देना पड़ता है। आपने देखा ना संसद की कार्रवाई, लोकसभा की कार्रवाई, राज्यसभा की कार्रवाई, उसमें मंत्रियों को अपने काम के लिए जवाब देना पड़ता है, और अगर संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए ना तो वहाँ पर उसे मंत्री को त्यागपत्र भी देना पड़ सकता है वहाँ पर। ठीक है, तो संसद में उनसे मंत्रियों से सवाल पूछे जाते हैं कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ। हर विभाग का मंत्री अपने अपने जो है प्रश्नों के उत्तर देगा संसद में, और प्रश्नों के सही जवाब नहीं दे पाया तो प्रधानमंत्री और समेत सारी मंत्रिपरिषद को हटना पड़ेगा 5 साल से पहले। इसका मतलब हमें आप पर विश्वास नहीं है, इसका मतलब देश के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव पर किसका कंट्रोल होता है? पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है। ठीक है, पांचवी जो शक्ति है वो है पावर्स एसोसिएट विथ इलेक्शन। इसके अलावा संसद क्या करती है? चुनाव में भी भाग लेती है। चुनावों में भाग लेने का मतलब क्या होगा? खुद के चुनाव तो होते ही हैं संसद है, लेकिन संसद किस किस को चुनती है? हमने बात की थी, संसद जो है वो प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेती है, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद भाग लेती है। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भी संसद भाग लेती है। आपने पढ़ा है ना प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है? पढ़ा है ना आपने? लोकसभा प्लस राज्यसभा के जो सदस्य हैं ये मिलकर के, प्लस जो आपके स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वो मिलकर के और क्या करते हैं? राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा हो गया ना यहाँ पे। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव भी कौन करेगा? वो भी लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के करेंगे। ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इलेक्टेड द वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट, प्रिंसिपल गलती होगी। तो लोकसभा एंड राज्यसभा आल्सो इलेक्टेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, एंड लोकसभा एंड राज्यसभा इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट मीन्स दे कैन वोट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं, उनको किसको राष्ट्रपति बनाना है ये संसद तय करेगी। समझ में आई ना बात? तो उनको शक्ति भी है किसका? आर्टिकल 54 के तहत, आर्टिकल 54 के तहत वो किसको चुनती है? प्रेसिडेंट को। ठीक है, और आर्टिकल 66 के तहत वो किसको चुनती है? आर्टिकल 66 के तहत वो किसको चुनती है? वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो आप पूछा जाए संसद किसके चुनाव में भाग लेती है? भाई संसद किसको चुनती है? तो संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को चुनाव में भाग लेती है, दोनों को चुनती है। ठीक है, सो वी कैन से दैट आर्टिकल 54 प्रोवाइड द पार्लियामेंट वेरियस पावर्स रिलेटेड द इलेक्शन। उसको इलेक्शन का भी पावर है। किसको इलेक्ट करती है वो? द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आपने पढ़ा है ना प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन भाग लेगा? बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ इलेक्टेड मेंबर। केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में, मैंने बताया ना, नॉमिनेट भाग नहीं लेते हैं। जो 543 इलेक्टेड मेंबर है ना लोकसभा के, और 243 जो आपके 33 सदस्य राज्यसभा के, इलेक्टेड मेंबर ओनली, नॉट इंक्लूड ऑफ द नॉमिनेट मेंबर। यहां पर नॉमिनेट मेंबर भाग नहीं लेते हैं, इसमें ध्यान रखना, प्रेसिडेंट के चुनाव में। ठीक है, तो लोकसभा एंड राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर कैन वोट फॉर द प्रेसिडेंट। लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य, निर्वाचित सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर द पार्ट ऑफ द इलेक्शन कमेटी फ्रॉम द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 54 के तहत लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, एक पढ़ा ना निर्वाचक कोटा होता है, ये आपके इलेक्शन कमेटी होती है, निर्वाचक मंडल होता है, उसमें कौन कौन होंगे? प्रेसिडेंट के इलेक्टेड मेंबर होंगे, लोकसभा
पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर होंगे, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, और राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर, ये मिलकर के राष्ट्रपति को चुनते हैं। केवल यही नहीं चुनते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति को वोट देते हैं। ठीक है, तो ये इनके मेंबर होते हैं, यानी प्रेसिडेंट को चुनने में भी संसद का बड़ा योगदान होता है। एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66 और अनुच्छेद 66 के तहत द मेंबर्स ऑफ बोथ ऑफ द हाउस, यहाँ पर प्रेसिडेंट के चुनाव में दोनों ही बहुत भाग लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में तो लोकसभा और राज्यसभा के केवल इलेक्टेड मेंबर ही भाग लेते हैं, नॉमिनेट मेंबर नहीं लेते। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है उसमें दोनों ही प्रकार के, बोथ हाउस के दोनों ही तरह के मेंबर, यानी इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेट मेंबर, दोनों ही मिलकर के वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, याद रह जाएगा वो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो कौन भाग लेता है, बोथ हाउस ऑफ, ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज, केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, नॉमिनेट नहीं। जबकि वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है उसमें दोनों ही मेंबर, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ऑल मेंबर्स भाग लेते हैं, ध्यान रखना है, यानी नॉमिनेट और इलेक्टेड दोनों ही। ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन इलेक्टेड द कैन पार्ट ऑफ द कैन इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट, यानी वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये अगे पांचवी शक्ति। तो पूछ लिया जाए संसद किसके चुनाव करवाती है भाई, तो संसद राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। ठीक है, छठा आपके आएगा मिसक्लेनेस पावर। अन्य शक्तियों में आ जाएगा ये, तो अदर पावर्स भी कह सकते हैं इसको। अन्य शक्तियों में भी और क्या काम करती है आपके ध्यान रखना। ठीक है, द पार्लियामेंट एंड आल्सो सम अदर पावर्स, इसमें आप मिसक्लेनेस का मतलब हो गया अदर्स पावर, अदर पावर्स। तो मेन पावर्स तो ये 5 है, इसके अलावा भी कुछ काम और करती है। ठीक है, कौन कौन से काम करती है देखिए, रिमूव द प्रेसिडेंट, ये भी आपने राष्ट्रपति के चुनाव में पढ़ा है, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा ना। तो राष्ट्रपति पर हटाने का अधिकार भी किसको है, चुनने का अधिकार भी संसद को है, तो राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार भी संसद को ही है। तो ये एक चीज याद रखना आपको, राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रस्ताव हो जाता है जिसको हम कहते हैं इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति को किस तरीके से हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट यानी महाभियोग, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, महाभियोग। तो बोथ ऑफ द हाउस कैन रिमूव द प्रेसिडेंट बाय द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के और महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को 5 साल से पहले भी पद से हटा सकती है। ठीक है, तो इम्पीचमेंट प्रक्रिया हमने पढ़ी ना, महाभियोग कैसे लगता है। जब हमने शुरुआत में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति जो है को चुनती भी संसद है और हटाती भी संसद है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, तो एक तो क्या होगा, रिमूव द प्रेसिडेंट, एक तो इसके अन्य शक्तियों में राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति भी उसको पास है। ठीक है, इसमें दोनों भी हटा सकते हैं, राष्ट्रपति को भी हटा सकती है और उपराष्ट्रपति को भी हटा सकती है। ठीक है, लेकिन दोनों में प्रक्रिया में थोड़ा भिन्न है। क्या, तो ऑन द बेसिक ऑफ स्पेशल प्रोसेस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ हाउस होने चाहिए, उसमें दोनों सदन होने चाहिए। बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन रिमूव द प्रेसिडेंट, दोनों सदन मिलकर के और राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। रिमूव द प्रेसिडेंट विद द फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, कौन सी प्रोसेस है उसे हटा सकते हैं,
इम्पीचमेंट की प्रोसेस है। बहुत सिंपल 1 नंबर का सवाल आएगा कि विच प्रोसेस इज एडोप्टेड फॉर द रिमूव द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन सी प्रोसेस रहती है या उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको कहा जाता है इम्पीचमेंट प्रोसेस। इम्पीचमेंट क्या कहते हैं? महाभियोग। किस प्रक्रिया से राष्ट्रपति हटता है? राष्ट्रपति इम्पीचमेंट से हटता है। और इम्पीचमेंट लाती कौन है? पार्लियामेंट लाती है। ठीक है। इन द सेम वे बोथ द हाउस कैन पास द रिजोल्यूशन टू रिमूव एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो एक तो किस पर रिमूव कर सकती है? प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकती है। और इस प्रक्रिया से किसको हटा सकती है? सुप्रीम कोर्ट के द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी हटा सकती है। कौन सी प्रोसेस है? इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट की तरीके से किस किस को हटा सकती है संसद? एक तो प्रेसिडेंट को हटा सकती है और एक जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी हटा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी हटा सकती है। तो एक किस किस को हटा सकती है? एक तो प्रेसिडेंट को हटा सकती है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी हटा सकती है। ठीक है। ऑफ द इन द मिसकंडक्ट दिस टाइप ऑफ रिजोल्यूशन शुड बी पास्ड ऑन 1/3 मेजोरिटी इन बोथ द रेस्पेक्टिव हाउस। ये बिल लाना है, अगर इन दोनों में से बिल लाना है, इम्पीचमेंट लाना है, प्रेसिडेंट पे लाना है या इम्पीचमेंट सुप्रीम कोर्ट के जज पे लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? किसी दोनों हाउस में से किसी भी हाथ में 1/3 मेजोरिटी से केवल प्रस्ताव लाने के लिए 1/3 मेजोरिटी चाहिए। ठीक है। ये रिजोल्यूशन लाने के लिए, प्रस्ताव लाने के लिए 1/3 मेजोरिटी चाहिए और फिर पास होने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए इसको। द रिजोल्यूशन पास बाय द राज्यसभा टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट शुड बी एग्री अपॉन द लोकसभा। देखिए, राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव तो दोनों बोथ हाउस ला सकते हैं, लोकसभा भी ला सकती है पहले और राज्यसभा भी ला सकती है। एक चीज का अंतर है, ध्यान रखना, हटाने में भी, चुनने में भी अंतर है तो हटाने में भी अंतर है। चुनने में क्या अंतर है? देखिए, वापस इस चीज को रिपीट करते हैं कि इलेक्शन में क्या अंतर है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो बोथ हाउस के भाग लेते हैं, बोथ हाउस लेते हैं, ये तो बात उसमें भी लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के भी लेते हैं। लेकिन अंतर क्या है इसमें? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बोथ हाउस के केवल इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं, इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं, याद रखना। जबकि वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन में भी बोथ हाउस भाग लेते हैं, लेकिन ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, इसमें सारे सदस्य भाग लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव। हिंदी में भाषा में समझाऊं कि राष्ट्रपति के चुनाव में तो लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर भाग लेते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेट हो। तो इलेक्शन में भी अंतर हो गया। अब रिमूव में भी अंतर हो गया। रिमूव में भी क्या अंतर होगा? हटाने की प्रक्रिया में भी कौन से तरीके से हटता है? तो राष्ट्रपति तो हटता है कौन सी तरीके से? इम्पीचमेंट से। राष्ट्रपति किस तरीके से हटेगा? इम्पीचमेंट से हटेगा। वाइस प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो रिमूव, इम्पीचमेंट। अब इम्पीचमेंट बोथ हाउस ला सकते हैं। राष्ट्रपति को अगर हटाने का प्रस्ताव है ना, तो लोकसभा भी ला सकती है और राज्यसभा भी ला सकती है। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रस्ताव है, किसको हटाना है? वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, तो उसमें जो इम्पीचमेंट लाई जाएगी वो सबसे पहले राज्यसभा लाएगी, लोकसभा नहीं ला सकती। ध्यान रखना। क्यों? आपने पढ़ा है ना कि राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो सुप्रीटेंडेंट कौन होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो उसको हटाने का प्रस्ताव भी कौन लाएगी? वही जिसका वो मेंबर है, वही जिसका जो अध्यक्ष है, वो उसका सभापति होता है ही नहीं होता है। ठीक है भाई, चेयरमैन होता है ना राज्यसभा का, चेयरमैन कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो उसको हटाना है तो प्रस्ताव सबसे पहले कौन लाएगी? राज्यसभा लाएगी, और लोकसभा उसको क्या कर दे? पास कर दे, तो वो वाइस प्रेसिडेंट हट सकता है। बात समझ में आ गई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस अपनाई जाती है।
ठीक है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए इम्पीचमेंट दोनों ही सदन ला सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ला सकते हैं, कहीं भी प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन पास दोनों सदनों में होना चाहिए 2/3 बहुमत से। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले केवल राज्यसभा में ही आता है। ठीक है भाई। तो पहली बात मिसक्लेनेस पावर में हमने पहली पावर पढ़ी है, रिमूव द प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर आप एक लाइन जोड़ सकते हो, एंड द जजेस, वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसको हटाने की शक्ति संसद को है। कुछ और शक्तियां बाकी बची है जिस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।